Hello everyone, once again, welcome back to my class. This is video lecture number 5 from the chapter Unit and Dimension। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब आज दो अलग अलग तरीके के मेथड को पढ़ेंगे, यानी एक होगा इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा डायरेक्ट मेथड। दो मेथड, ध्यान से सुने, दो मेथड, कौन सा? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग जानते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली मेजर करते हैं, किसी धागे के लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं एक मीटर स्केल के साथ, तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट मेथड होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहे लेक्चर के एंड तक। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ दो तरीके से किया जा सकता है। एक्चुअली मेजरमेंट जो है वो उसका टोटली दो प्रोसेसेस है ना। नंबर एक, आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हो, और नंबर दो में कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड को। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे होते हो स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड आप किसे कह रहे थे? यूनिट को कह रहे थे। ठीक है ना। तो जब चीज़ों को आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। और जब इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए एक लाइन है, ठीक है ना, और इस लाइन के लेंथ को आप मेजर करना चाहते हो। क्लियर? तो इस लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे एक स्केल लेके आओगे, ठीक है ना, और इसके जस्ट सामने जीरो को इसके साथ मैचअप कर दोगे, है ना। उसके बाद इस एंड को किसी के साथ मेजर कर दोगे। अब यहाँ पे मान लो 18 है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर दिस लाइन हैज अ लेंथ 18 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इससे क्या पता चल रहा है कि आपने इस चीज़ को, इस लाइन को क्या किया? इस स्केल के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया है। ठीक है, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट मेजरमेंट। और दूसरा मेथड क्या होगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आप इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं करोगे। जैसे इमेजिन करो कि आप किसी ऐसे लेंथ को मेजर करना चाहते हो जहां आप जा नहीं सकते हो। ठीक है ना। मान लो आप चांद के ऊपर हो और चांद से अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो, तो क्या करोगे? चांद के ऊपर से फीता गिरा दोगे अर्थ के ऊपर? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई और मेथड इजाद करना पड़ेगा, है ना। उस मेथड से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं चांद और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो वैसे चीज़ों को मेजर करने के लिए जहाँ हार्ड टू रीच है, इंसानों के लिए पहुंचना मुश्किल है, या फिर बहुत बड़े डिस्टेंस है जिसके लिए हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, तो वैसे जगह को या वैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में किसी भी तरह के डिवाइस को आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करोगे। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोचो कि यहाँ से ये वाला एक लेंथ मेजर करना है, ठीक है, एक लाइन का। अब आपके पास तो डायरेक्ट मेथड क्या था कि आप स्केल ले आते, वहाँ पे लगा देते, उसके बाद उसके रीडिंग को नोट कर लेते। लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है। अब क्या करना है? इसको इनडायरेक्टली मेजर करना है। तो क्या करो, आप ना एक धागा ले लो। धागा लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक मेजर कर दो उस धागे को, और फिर उस धागे को मीटर स्केल पे ले जाके मेजर करो। ठीक है, तो देखो, तो इस प्रोसेस में भी डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस में भी डायरेक्टली जब कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग डायरेक्टली डिवाइस को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग डायरेक्टली डिवाइस को अप्लाई नहीं करते, या फिर और भी कई तरीके ढूंढते हैं उसको मेजर करने के लिए। जैसे आपके पास अगर किसी पहाड़ है, बहुत दूर पहाड़ है ना, पता नहीं चल रहा है, बस एक पहाड़ी कोई इलाका में, एक हिली एरिया में हम लोग गए हुए हैं और वहाँ पे सामने पहाड़ दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से आप साउंड क्रिएट करते हो, है ना, जोर से चिल्लाते हो, तो उधर से रिटर्न होकर साउंड आता है। तो ये इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग इको मेथड बोलते हैं, रडार मेथड है। तो बहुत सारे मेथड है इनडायरेक्ट मेजरमेंट में, ठीक है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेजरमेंट में तो आप मेथड जानते ही हो, आप स्केल लगाओ, उसके बाद उसके लेंथ को मेजर कर लो। ठीक है, तो आप कुछ बात करते हैं डेफिनेशन का, किसका? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट का। तो अब डेफिनेशन का बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि अब देखो, डायरेक्ट मेजरमेंट, वहाँ वही बात लिखा है मैंने कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ या किसी भी तरह के मेजरमेंट को आप दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है ना। दो अलग अलग तरीके हैं उसको मेजर करने के लिए। कौन सा है? पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है कि इस मेथड में देखो बताया गया है कि अननोन क्वांटिटी जिसको मतलब आप मेजर कर रहे हो, है ना, जिसे आपको मेजर करना है, वो अननोन क्वांटिटी ना डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। अब सर ये स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड मतलब यूनिट, ठीक है ना, जिस यूनिट को आप यूज कर रहे हो। जैसे आपने बना दिया था 1 मीटर का स्केल, एक है ना, जिससे आप क्लॉथ के दुकान में आप मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है? वो स्टैंडर्ड है। तो उसके साथ आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन
इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या मिलेगा आपको कि किसी भी चीज़ को जिसे आप मेजर कर रहे हो है ना, उसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं करोगे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, याद ध्यान से सुनिए, जब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंडर आता है। क्लियर सभी को? जब कभी भी डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो, जब कभी भी क्या हो, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लिए जल्दी से पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, है ना, बहुत बड़े डिस्टेंस को इनडायरेक्टली हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। और ऐसे भी सोचो यार कि बहुत लंबे डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो उसको आप कैसे मेजर करोगे किसी भी डायरेक्टली मेजरमेंट से, है ना। डायरेक्ट मेजरमेंट से आपको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ याद करें, ठीक है, जिससे ये चीज़ बहुत आसान हो जाए। क्लियर है? तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक्यूरेसी शायद इनडायरेक्ट मेजरमेंट का वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। और हर जगह ये भी जरूरी नहीं है हर जगह कम होगा। जैसे पहले वाला हम लोगों ने यूज़ किया क्या, इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड, ये पहला मेथड है। हालांकि ऐसे बहुत सारे और मेथड मिलेंगे हम लोगों को। तो मान लो कि एक पहाड़ है, हिली एरिया है, ये हिल है, ठीक है, ये, और यहाँ आप खड़े हो और ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, ऐसा सोच लो, ये कम से कम 8 किलोमीटर का जो भी है, वटेवर ये डिस्टेंस है। अच्छा, इससे आगे आप जा नहीं सकते हो, है ना, और आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से साउंड क्रिएट करते हो, ठीक है ना, यहाँ से क्या क्रिएट करते हो, साउंड। तो यहाँ से साउंड क्रिएट करते हो, यहाँ तक जाता है, इस पहाड़ तक, है ना, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर, आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी जब रिजिड बॉडी से टकराता है तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, वापस आएगा। अब ये देखो आप कि साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, सपोज दिस इज एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसी को तो मेजर करना है कि इस आदमी से इस हील का कितना डिस्टेंस है। तो अगर ये एक्स ट्रैवल करके गया है तो वापस भी कितना आएगा, एक्स ही आना पड़ेगा इसे, है ना। जब वापस एक्स आएगा तो अब ध्यान देना, क्या हमें पता है साउंड का स्पीड एयर में क्या होता है, ऑब्वियसली पता है, कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें पता है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग साउंड को यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे ना, जैसे हम लोग साउंड को यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे उस टाइम क्या करेंगे, घड़ी देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम इस रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव करेंगे उस टाइम भी घड़ी देख लेंगे, मतलब स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे, तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। टाइम का पता कैसे चलेगा, जब हमने भेजा और जब पाया, मतलब जब ये गया और आया इसके बीच कितना टाइम इंटरवल रहा, ठीक है, उस टाइम इंटरवल को नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, अब जानते हो स्पीड इज इक्वल टू, जैसे देखो आपको टाइम पता चल गया, दिस इज सपोज दिस इज टाइम टी, ठीक है, और स्पीड पता चल गया, तो आप स्पीड बराबर क्या जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसे, x और प्लस x यानी 2x और डिवाइडेड बाई क्या, टाइम, और ये स्पीड आपको पता है, ठीक है ना, स्पीड आपको पता है 330 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, 2x अपॉन टी। अब आपको टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है और x निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज आप 330t, है ना, इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दे, है ना, तो 115t, और यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप कह पाओगे कि यहाँ ये जो आदमी खड़ा है, यहाँ से ये जो हिल है ये कितना डिस्टेंस पे स्थित है। क्लियर है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। क्लियर है ना। इको जो है ना वो एक तरह का फिनोमेना है रिपीटेशन ऑफ साउंड का। आप जानते हो इको क्या है, एक तरह का फिनोमेनन है रिपीटेशन ऑफ साउंड का। जैसे हम लोग कभी खाली रूम में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे बोलते हैं कुछ, तो वो साउंड दोबारा हमें सुनाई पड़ता है, ठीक है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इको। ठीक है, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया है, ठीक, नोट कर लें, और डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स मिलेगा, उससे भी आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है लेजर मेथड, ठीक है ना। ये भी सिमिलर है कुछ इको मेथड जैसा, है ना। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। उसमें हम लोगों ने साउंड को यूज़ किया था, इसमें एक क्या यूज़ करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करेंगे,
ठीक है, ध्यान से सुने, इसमें किसका यूज़ किया जाएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। उसमें साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ पे किसका रिफ्लेक्शन होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ से जो बना हुआ, या आप ऐसा सीधा समझो जो सिंगल कलर का लाइट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो अब लेजर है क्या चीज़, ठीक है ना। तो देखो लेजर स्टैंड फॉर, किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, ध्यान देखें, मोनोक्रोमेटिक, ये देखो स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ध्यान से, क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, ठीक है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, देख लेंगे ध्यान से। और ये देखो ये बहुत इंटेंस लाइट होता है, ठीक है ना, इंटेंस समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक होता है मतलब सिंगल कलर का होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, सबसे खास बात यही तो है, ठीक है, क्या है, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जब तक यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा मतलब एक डायरेक्शन में जाने वाला नहीं होगा, फैलने वाला हो जाएगा, तो ये लाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है चांद तक पहुंच भी ना पाए, हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल होता है बीम ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब देखो द डिस्टेंस ऑफ मून, इससे सबसे पहले मतलब जो यूज़ किया गया था इसको, तो हम लोगों ने सबसे पहले इससे क्या मेजर किया था, मून के डिस्टेंस को मेजर किया था। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस सेम प्रिंसिपल ऑफ इको, एक तरह का इको ही तो है, कैसे, क्योंकि सोचो यहाँ से एक सोर्स रखा गया किसका, लेजर लाइट का, लेजर लाइट यहाँ से निकला है ना, यहाँ पे टकराया, वापस फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इको, ठीक है। लेकिन ये साउंड नहीं है इसलिए हम लोग इको यूज़ नहीं करते, क्योंकि लोगों का परसेप्शन ये है कि इको सिर्फ साउंड से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इको किसके साथ हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, रिपीटेशन को अगर ऑब्जर्व कर पाए ना, तो वो हर फिनोमिनन क्या कहलाता है, इको कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइट गया और ये वापस आया, तो इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इसलिए इसे हम लाइट का इको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो इको मेथड ही है एक तरह से, यानी रिफ्लेक्शन मेथड है तो इको मेथड है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब देखो ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये क्या है, मून है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, मेजर करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक लेजर के सोर्स को रखा जाएगा, और यहाँ से एक लेजर लाइट निकल के कहाँ तक जाएगा, मून तक जाएगा, ठीक है। अब ये मून तक गया, मून के जाने के बाद यहाँ पे टकराएगा, इससे रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आएगा, ठीक है। इस दौरान हमें क्या करना है कि जैसे आप सोचो कि 10:30 AM में हम लोगों ने इसे ट्रांसमिट किया, किसे, लेजर लाइट को, ठीक है। और ऐसा सोचो कि ये 10:45 में वापस आ गया, किसी टाइम में वापस आया हो, ठीक है। और इस टाइम इंटरवल को हम लोगों ने कुछ माना टी, ठीक है, कुछ भी होगा, और यहाँ से जब गया होगा यहाँ तक और वापस आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो मान लो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो मेजर कर रहे हैं किसको, मून और अर्थ के डिस्टेंस को, तो हमें पता नहीं है, तो मान लो इसे कुछ x, ठीक है ना, आपने क्या मान लिया x। अब क्या करोगे, वही सिंपल सा फंडा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड देखो, लेजर लाइट, कोई भी लाइट होता है ना, या कोई भी वेव होता है, उसका लाइट जो स्पीड होता है ना वैक्यूम और एयर में अप्रॉक्सीमेटली c के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको पता है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना, ये x गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बस एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, है ना, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो लाइट है ये यहाँ से गया और फिर वापस भी आया, यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, 2x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, और हमें चाहिए क्या, x। तो x के लिए क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू लिखोगे CT/2, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो आप इसे लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसे ऐसा लिखेंगे कि लेट अस सपोज ए ट्रांसमीटर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ट्रांसमीटर से क्या किया गया, ट्रांसमिट किया गया कहाँ तक, मून तक, और मून से फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। इन दिस ड्यूरेशन बी नोट द टाइम इंटरवल, हम लोग टाइम इंटरवल को नोट करेंगे, और टाइम इंटरवल नोट करने के बाद फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। दिस जस्ट ये पिछले वाला मेथड है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस इसमें यूज़ क्या किया जा रहा है, लेजर मेथड, लेजर लाइट को यूज़ किया जा रहा है, किसके जगह पे, साउंड के जगह पे। बाकी सारा कुछ वही है, नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ भी, आप उम्मीद है नोट भी कर लेंगे पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे रडार मेथड का, ठीक है। रडार का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि कभी आप जानते हो किसी का, जब किसी कंट्री के
एयर स्पेस को वायलेट किया जाता है तो वो कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है कि वो हमारे एयर स्पेस में आ गए या फिर उस दूसरे कंट्री का जो एरोप्लेन है वो दूसरे के एयर स्पेस में चला गया। ठीक है, तो ये पता चलता है रडार से। रडार एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है। ठीक है, रडार क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है कि एक्चुअल में वो कहाँ पे है। ठीक है, एक्चुअली उसके पोजीशन को वो बता सकते हैं। और ये भी सेम काम करता है किसके ऊपर, इको मेथड के ऊपर, जिसमें क्या होता है लाइट जाता है, पहले लाइट जा रहा था, अब क्या जाएगा, ये एक तरह का वेव होगा, रेडियो वेव। ठीक है, और वो रेडियो वेव जाएगा, वहाँ से टकराएगा और वापस आएगा। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सेम मेथड है इको जैसा। तो रडार मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये सेम प्रोसेस किसका है, इको का है। ठीक है, इसमें भी रडार रेडियो वेव जाएगा, उससे टकराएगा, एरोप्लेन से टकराने के बाद वापस आ जाएगा। और ये भी बता सकता है कि एक्चुअली में उस एरोप्लेन का पोजीशन क्या है एट दैट टाइम। क्लियर हो रहा है ना, उस एरोप्लेन का पोजीशन क्या है एट दैट टाइम, तभी तो हमें पता चलता है कि वो एग्जैक्टली इस कोऑर्डिनेट पे, कोऑर्डिनेट वगैरह सारा कुछ इसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि अर्थ के इतना हाइट पे वो उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, सारा कुछ बात बताया जा सकता है रडार से हम लोग। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले बार किया था, किसके लिए, लेजर के लिए या फिर इको के लिए, सेम वैसे ही ये भी काम करता है। इसमें भी क्या होता है, रेडियो वेव निकलता है, फिर वापस आता है, उस दौरान हम लोग टाइम को नोट करते हैं, और टाइम नोट करने से हमें ये पता चल जाता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, कितना इधर आया है। ठीक है, इसका और भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये साथ साथ डायरेक्शन को भी बता रहा होता है ना, डायरेक्शन को भी साथ में कंसीडर करता है कि ये इधर गया है। ठीक है, तो इधर वाला रेडियो वेव वापस आया है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, सपोज करो कि आई एम द सोर्स ऑफ रेडियो वेव, अगर यहाँ से निकल रहा है बहुत सारे रेडियो वेव, ठीक, और सामने जो कैमराज है उसमें टकरा के वापस आया, लेकिन जो टकराया नहीं वो वापस नहीं आएगा कभी। तो जो वापस आता है वो ये भी बता रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है ना, अगर सामने कैमरा है, ठीक है, तो सामने कैमरे से टकरा के क्या हुआ, वापस आया, तो यानी ये भी बताएगा कि ये सामने वाला रेडियो वेव वापस आया, क्योंकि रेडियो वेव चारों डायरेक्शन में हमेशा इमिट हो रहा होता है। ठीक है ना, आप देखे होंगे सबमरीन में भी क्या होता है, ऐसा उस तरह का कुछ रेडियो वेव होता है, तो उसमें क्या होता है, वेव निकलता है। ठीक है, चारों साइड में गया, उसे कैसे पता चलेगा पानी के अंदर क्या हो रहा है, तो जब चारों साइड जाता है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो क्या पता चलता है कि अगर कोई पहाड़ी है, सपोज करो सामने में समुद्र के अंदर, सी के अंदर पहाड़ है कोई, है ना, बहुत बड़ा हील है, तो क्या कैसे पता चलेगा, ऐसे अगर पता नहीं चले तो वो तो डायरेक्टली सबमरीन जाके उसको हिट कर देगा ना, तो उससे क्या हो, डेंजरस हो सकता है वो सब चीज़ें। तो वो क्या करता है, रेडियो वेव इमिट करता हुआ चलता है, और उसमें एक इंसान हमेशा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहीं सामने कोई रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके तो नहीं आ रहा है। अगर कोई रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और जिस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो वो फिर उससे पता चलता है उसको कि अच्छा इधर कुछ है। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली वो दूसरे सबमरीन को भी डिटेक्ट कर लेता है। मान लो सपोज करो दुश्मन का सबमरीन सामने या फिर इधर राइट लेफ्ट कहीं भी है, तो वो कैसे पता करेगा कि सामने सबमरीन है या फिर क्या है। ठीक है, तो वो रेडियो वेव इमिट करता है वहाँ से और रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो ये सिमिलरली उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है, इको प्रिंसिपल के ऊपर। नाम बस अलग है, इसमें रेडियो वेव यूज कर रहा है और पिछले बार हम लोगों ने साउंड और लेजर को यूज़ किया था। क्लियर। अब देखो, ये जो होता है ये एक बहुत पावरफुल इक्विपमेंट होता है जो रेडियो वेव के इमिट कर रहा होता है ना, ये बहुत बड़ा पावरफुल होता है, ये बहुत पावर होता है, इसमें बहुत क्वांटिटी में रेडियो वेव को इमिट करता रहता है और इसका काम ही होता है। अच्छा, विच इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक एरोप्लेन, ठीक है, एंड मेजरिंग इट्स डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव। इसके डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हो। मान लो सपोज करो एक फाइटर प्लेन है जो मतलब सामने वाली कंट्री, दुश्मन कंट्री से आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई फाइटर प्लेन आ रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, इसी वेव से पता करते हैं, रेडियो वेव से। ठीक है, इसमें क्या कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं और सारा कुछ, एक्चुअली उसके पोजीशन को भी मेजर कर लेते हैं। पोजीशन मतलब उसके लोकेशन को। और आप चाहें, आपने सुना होगा कि अगर वो हवा में ही है, कोई फाइटर प्लेन हवा में ही, तो उसे आप क्या करते हो, यहाँ से गोला बारूद दाग के जो भी उसे मार गिराया जाता है। तो वो कैसे पता चले, कैसे, कहाँ से, ऐसे हवा में थोड़ा ना तीर मारा जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, उसमें पहले लोकेशन को कंप्लीट कर लिया गया, उसके टारगेट को लॉक कर दिया गया, उसके बाद उसको फायर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको फॉलो भी बहुत हद तक करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई रॉकेट लॉन्चर से, जब वहाँ से गोला बारूद जो भी रहता है वो निकलता है, तो आप देखते होंगे वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है थोड़ा सा। ठीक है ना, वो सीधा नहीं जाता, एक्चुअली एकदम सीधा फायर कर दिया, उधर ही जा रहा है। क्या होता है, वो जाता जाता ऐसा कभी बुड़ता भी है, एक्चुअली बहुत हद तक उसको फॉलो भी करता है। ठीक है ना, किसे, तो उस फाइटर प्लेन को। ठीक है, अगर उसके बाद भी वो बच गया तो बच गया, अदरवाइज फिर उसका किस्मत। दिस मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इको, ये तो सभी को पता है। ठीक है, रडार मेथड से हम लोग एलिवेशन एंड वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। एलिवेशन का मतलब हाइट वाइट का वो बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके एलिवेशन को भी मेजर किया जा सकता है और उसके वेलोसिटी को भी, मतलब वो पार्टिकल कितने स्पीड से चल रहा है, तो उसके वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, किससे, रेडियो वेव से। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे देखो एक ट्रांसमीटर है। ठीक है ना, ट्रांसमीटर ये एक एरोप्लेन है,
तो यहाँ से देखो एक गया है रेडियो वेव, ये कौन सा वेव है, रेडियो वेव, इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ है, वापस आया है। और इसी में देखो ये ट्रांसमीटर है, इसी में क्या लगा रहता है, एक रिसेप्टर लगा रहता है जो रिफ्लेक्टेड वेव को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद बताता है यहाँ पे अब डिनोट करेगा कि नहीं एक वेव है जो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन से आया है। तो यहाँ से जाने और आने में कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। लेट अस सपोज वो टाइम कितना है, टी है, ठीक है। यहाँ से जाने और फिर वापस आने में कितना टाइम लगा होगा, टी, कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो उस टाइम को हमने नोट किया और वो क्या मिला हमें, टी मिला। अच्छा, अब ये रेडियो वेव को देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट अस सपोज x, और फिर वापस आया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x, यानी कितना हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये हमें पता करना है कि x का वैल्यू कितना है, तभी तो पता चलेगा कि ये एरोप्लेन कितना दूर है ना। तो हमें क्या पता करना है, x का वैल्यू पता करना है। अच्छा सर, अब हमें ये भी पता है कि कोई भी रेडियो वेव होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसका स्पीड क्या होगा, c के बराबर होगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको दो चीज़ पता चल गया, एक तो ये टाइम जिसे आपने स्टॉप वॉच से नोट किया, और दूसरा क्या, स्पीड। स्पीड आपको ये स्टैंडर्ड स्पीड है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या रेडियो वेव लाइट का, किसी का भी। अब हमें क्या पता करना है, x, तो स्पीड बराबर क्या जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी vt, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है, 2x इज इक्वल टू vt, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt अपॉन 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो x, आपने इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अपना सोनार मेथड, ठीक है ना। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें कोई खास ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। आप क्या जानते हो कि इसमें एक क्या होता है, सिप होता है, सिप के अंदर क्या लगा रहता है, सोनार, जो मतलब ये क्या है, ये देखो तो इसका नाम क्या है, सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, ट्रांसमीटर क्या करता है, नीचे ट्रांसमिट करता है साउंड को, और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। ये सेम प्रिंसिपल है इको वाला, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो जब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का टाइम को हम लोग नोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता होता है वाटर में, और पता करने के बाद ये सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये भी किसके तरह है, इको के जैसा है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग अब साइज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। जैसे चांद के साइज़ को मेजर करना है, उसके डायमीटर को मेजर करना है, तो क्या किया जा सकता है, यहीं घर एकदम घर बैठे, ठीक है, अर्थ पे रह के हम लोग चांद के डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए भी एक मेथड है, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है, जैसे हम लोग यहाँ से बैठे बैठे तारों के डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, क्या किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो वो कुछ मेजरमेंट है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये तो कुछ बेसिक सा इनडायरेक्ट मेजरमेंट था। और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वही साइज़ को मेजर करेंगे, बहुत लंबे लंबे साइज़ को, बहुत बड़े बड़े साइज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, ठीक है। किसी तरह का कोई खास डिवाइस नहीं लगाना है, इनडायरेक्टली यहीं से बैठ के मेजर कर लिया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको पता होगा, आई थिंक सोनार मेथड सबको पता होगा, वही मेथड यहाँ से यहाँ तक गया, वापस गया, टाइम नोट किए, डिस्टेंस पता करना था, स्पीड हमको पता है, सारा कुछ मेजर करके क्लियर आउट कर लिया, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं एक बार कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, सपोज दिस इज डिस्टेंस x, तो अगर x आया है तो x से वापस जाना भी पड़ेगा, ठीक है। और जब ये निकला था यहाँ से और जब ये पहुँचा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन को हमने t कह दिया, क्योंकि कोई तो टाइम रहा होगा ना जो हमने नोट किया, ठीक है, t कह दिया। और हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, तो x जाने में और x वापस आने में, यानी 2x डिवाइडेड बाई टाइम। और यहाँ से आप देखो तो क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू वी, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt अपॉन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सोनार मेथड कहते हैं, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे उसके साइज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मून को लिया है, मून के साइज को मेजर करना चाहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अर्थ पे जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली अर्थ पे रहते हैं। अर्थ पे किसी एक पॉइंट ओ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है ना, अर्थ की किसी पॉइंट ओ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अब क्या हुआ, इसके पास क्या करना है, चांद को देखना है, ठीक है। चांद को देखने के लिए चाहिए क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगाएगा, और इसको क्या देखेगा, एक रिंग के जैसा फॉर्म में देखे, डिस्क के जैसा इसको दिखेगा, है ना, डिस्क जैसा। तो ये डिस्क जैसा दिखा। अब इसके डायमीटर को मेजर करना चाह रहा है ये, तो क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को कुछ इस प्रकार से ये लगाएगा ताकि ये वाला साइड दिखे, ए पॉइंट दिखे, है ना, ये सिर्फ ए पॉइंट दिखे। फिर उसी प्रकार से बी पॉइंट को देखेगा,
ठीक है। तो जब ए पॉइंट को देख रहा था, सपोज करो ऐसे लगा हुआ था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और नीचे से देख रहा था, ठीक है। फिर बी पॉइंट को देखने के लिए इसे घुमाना पड़ा, ठीक है। बी पॉइंट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। बी पॉइंट को देखने के लिए इसे घुमाना पड़ेगा, घुमाया, घूम गया। कितना घुमाया, ठीक है, ये एंगल भी तो हमें चाहिए ना, तो कितना घुमाया। तो इस एंगल को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्सेंट नाम का डिवाइस का, ठीक है। सेक्सेंट कुछ होता नहीं है, एक बेस लगा होता है इसमें, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, एक बेस लगा होता है ऐसा, है ना, और इसमें एक ये चीज़ फिक्स रहता है ना यहाँ पे, और ये इसको आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। इसको जितना घुमाओगे और यहाँ पे खुलता जाएगा साथ में एंगल वाला, है ना, एंगल वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्रोटेक्टर जैसा कुछ लगा होता है इसके साथ, तो जैसे आप इसको घुमाते जाओगे ना तो एंगल आपको पता चलते जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ था तो इनिशियल एंगल पता था, फिर यहाँ जाएगा तो फाइनल एंगल पता चल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पता चल जाएगा, तो हमें पता ये बता सकते हैं हम लोग कि ये थीटा कितना है। तो सेक्सेंट के हेल्प से हम लोग इस थीटा को मेजर कर लेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया। सब क्या किया मैंने, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से ए पॉइंट को देखा, फिर बी पॉइंट को देखा और इस थीटा को मेजर कर लिया किसके हेल्प से, सेक्सेंट के हेल्प से। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि लेट ओ इज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पे ओ पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेल्ड एट ओ एंड फोकस्ड एट मून व्हेन वी ऑब्जर्व क्या है, एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वी मेजर एंगल ए ओ बी। देखो एंगल ए ओ बी तो हम लोग मेजर कर चुके, ए ओ बी इस एंगल को मेजर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। एंगल ओ ए बी बराबर हमने क्या कह दिया, थीटा। किसके हेल्प से मेजर किया, सेक्शन के हेल्प से। अब क्या कह रहा है, लेट एस बी द एवरेज डिस्टेंस। अब अर्थ और मून के बीच का एवरेज डिस्टेंस हमें पता है, उसका जो जिस सर्कल के ऊपर वो घूम रहा होता है ना, सेंटर पे अर्थ है, तो उसके एवरेज डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया कितना है, एक्स है, ठीक है। क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा घूमेगा, तो वो डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, या फिर पता कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, एवरेज डिस्टेंस कितना है अर्थ और मून का, एस, ठीक है। यहाँ पे देखो एस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमीटर, और मून के डायमीटर के कंपैरिजन में ये वाला जो एस डिस्टेंस है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक। अब देखो इस हिसाब से डायमीटर ए बी जो है वो क्या कर रहा है, एक अर्क जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अगर ये क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, अर्क जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अर्क जैसा जब बिहेव करेगा तो ए बी को हम लोग क्या कह देंगे, लेंथ ऑफ सर्कुलर अर्क ऑफ रेडियस एस। मतलब एस रेडियस के सर्कल का ये सर्कुलर अर्क है, मतलब एस रेडियस के सर्कुलर अर्क जैसा इसे हम ट्रीट करेंगे। फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये जैसे देखो एक सर्कल है ना, और ये इसका रेडियस है। तो अगर क्या रहे कि रेडियस बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, और ये तो स्ट्रेट लाइन लगभग बनेगा ना। देखो तो ये वाला जो बना, ये भी तो रेडियस है। देखो 2 लाइन को मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, और ये वाला क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये लाइन क्या है, बहुत छोटा होने के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, अर्क है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या कहा गया, अर्क है। तो अर्क को स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर बहुत बड़े रेडियस का रहे तब। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन जैसा मिल रहा है, तो ए बी को हमने क्या कह दिया, अर्क कह दिया। तो ए बी क्या कर, लेंथ ऑफ सर्कुलर अर्क ऑफ रेडियस एस। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस थीटा। कहाँ से आया सर, क्योंकि थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना, ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस कितना, एस। तो यहाँ पे हो गया एस, ठीक है। एस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो हेंस ए बी कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब इसके डायमीटर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके डायमीटर को, मून के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन एस इज नोन एंड थीटा इज मेजर्ड। जब एस हमें पता रहेगा और थीटा को हम मेजर कर लेंगे तब, ठीक है। तो इसके डायमीटर को आसानी से मेजर किया जा सकता है। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लें। और हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पैरालेक्स मेथड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत कम लोग इसे पढ़ाते भी हैं। आपको शायद बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो पैरालेक्स मेथड को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड विथ रिजल्ट ओरिजिन। और जो भी नोट्स है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप चाहें तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं और उससे भी नोट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी।